गवर्नमेंट कह रही है क्लीनर फ्यूल, चीपर फ्यूल, बेटर परफॉर्मेंस, लेकिन जनता का कुछ और ही कहना है। मेरी कार का माइलेज 20 से 30% गिर गया है, नया फ्यूल फिल्टर खराब हो गया है, मेरी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो सच क्या है? क्या E20 फ्यूल आपके इंजन को स्लोली किल कर रहा है या ये सिर्फ एक इंटरनेट का पैनिक है? और ये सिर्फ E20 तक ही सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि जैसे जैसे E20 मैंडेट पूरा हुआ वैसे ही गडकरी जी ने एक के बाद एक न्यूज बाइट्स देनी शुरू कर दी। कभी E22, कभी E27, कभी E30, तो कभी E85 और E100 इथेनॉल वाले फ्यूल को भी लाने की बातें चलने लगी। और इन सब बातों ने भारत के आम 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर ओनर और बायर्स को डरा के रख दिया है, इतना कि अब लोग ये सोचने लगते हैं क्या ये वक्त भारत में गाड़ी लेने के लिए बिल्कुल भी सही है या नहीं। आज हम इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करेंगे, साइंस, डेटा, रियल ओनरशिप रिपोर्ट्स के थ्रू, और वो चीज भी दिखाऊंगा जो गवर्नमेंट खुद पब्लिकली नहीं बता रही। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2014 में इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% था। नीति आयोग का ओरिजिनल रोड मैप कहता है E10 by 2022 और E20 by 2030। लेकिन क्या हुआ? इंडिया ने ये टारगेट 5 साल पहले 2025 में ही हिट कर दिया। 2026 से पूरे इंडिया में बिकने वाले पेट्रोल में 20% इथेनॉल मैंडेटरी है और मिनिमम ऑक्टेन रेटिंग भी 95 कर दी गई है। ये फ्यूल अब पूरे भारत के 90,000 फ्यूल पंप्स में मिलने लगा है, यानी ऑलमोस्ट सभी फ्यूल पंप्स पर आपको चाहिए या नहीं, आप मानो या नहीं, आप अपनी गाड़ी में E20 तो डलवाना ही पड़ेगा। 1.5% से 20% इन जस्ट ओवर अ डिकेड, सिर्फ 10 सालों में दुनिया के किसी भी दूसरे इथेनॉल यूजिंग कंट्री से फास्ट है। जापान, जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में हमसे कहीं आगे है, अभी सिर्फ E3 यानी 3% ब्लेंडिंग पर चल रहा है और उनका टारगेट 2030 तक E10 पर आने का है। ज्यादातर कंट्रीज E10 पर कैप कर देती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग गलत है, ये ग्लोबली प्रूवन टेक्नोलॉजी है। सवाल ये है कि इतनी जल्दी क्यों है और अब आगे क्या? पहले बैलेंस्ड अप्रोच से चलते हैं। गवर्नमेंट का केस क्या है? नंबर 1, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स करता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से गवर्नमेंट के मुताबिक पिछले डिकेड में 1.84 लाख करोड़ की फॉरेक्स सेविंग हुई है और 300 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स रिप्लेस हुए हैं। एमिशंस, पीआईबी की ऑफिशियल रिस्पांस कहती है कि E20 E10 के कंपैरिजन में कार्बन एमिशंस को रफली 30% तक कम करता है। नंबर 3, इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर होता है 108, जबकि पेट्रोल का सिर्फ 84.4। इसका मतलब बेटर एंटी नॉक प्रॉपर्टीज, बेटर एक्सेलरेशन, हाई कंप्रेशन मॉडर्न इंजन्स के लिए एक जेन्युइनली यूजफुल हाई ऑक्टेन फ्यूल। वो फॉर्मूला 1 रेस कार वाली बात थोड़ी बहुत सच है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस है ड्रास्टिक फ्यूल एफिशिएंसी रिडक्शन सब झूठा है, लोग मजाक कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ओनर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? टीम BHP का यह थ्रेड 2021 में शुरू हुआ और अब 1500 पोस्ट तक पहुंच चुका है। हमें यहाँ रियल ओनरशिप डेटा मिलता है जो बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। एक डेटा 1.4 TSI उन्होंने रिपोर्ट किया कि माइलेज 7-8 kmpl से 4-5 kmpl तक गिर गई है। एक ग्लांजा ओनर कहता है 2-3 किलोमीटर का ड्रॉप आया है। एक इग्निस CMT ओनर कहता है 14 से 12-13 kmpl। इवन स्कूटर और बाइक्स की माइलेज भी काफी हद तक गिर चुकी है। सबका एक्सपीरियंस सेम नहीं है। एक 2008 कोरोला ऑल्टिस ओनर ने कहा उनको इंजन में नेग्लिजिबल डिफरेंस फील आता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म भी इसको कंफर्म करता है। थॉमसन राउटर फाउंडेशन की अगस्त 2025 के इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया है कि ड्राइवर सोशल मीडिया पे कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि ड्राई और कोरोसिव इथेनॉल उनकी माइलेज और इंजन हेल्थ दोनों को इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली ओल्डर व्हीकल्स में जो 2015 से पहले बने हैं। तो एक्चुअल नंबर क्या है? डिफरेंट सोर्सेज, एकेडमिक पेपर्स और एक्सप्लेनर एनालिसिस कंसिस्टेंटली एक रेंज देते हैं 3% से 6% का फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप नॉन कंप्लायंट व्हीकल्स में सबसे ज्यादा। तो इन चीजों के कारण क्या है? सबसे पहला, एनर्जी डेंसिटी। इथेनॉल में पेट्रोल से रफली 30% कम एनर्जी कंटेंट पर लीटर होता है। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इंजन को ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ता है। ये कोई मिथ नहीं है, ये एक बेसिक केमिस्ट्री है। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है। ये मॉइस्चर फ्यूल सिस्टम के अंदर कोरोजन कर सकता है, स्पेशली उन व्हीकल्स में जो E20 के लिए डिजाइन नहीं हुए। निसान ने 2025 में एक सर्विस मेमो में इशू किया कि अपने E10 रेटेड मैग्नाइट ट्राइबर और काइगर ओनर्स के लिए, जिसमें फ्यूल फिलर रबर प्लास्टिक कनेक्टर रिप्लेस किया जा रहा था,
क्योंकि वो इथेनॉल की वजह से डिग्रेड हो रहा था। कॉस्ट अराउंड 3,500 पर ओनर। एक स्टडी में पता चला कि 80:20 गैसोनॉल इथेनॉल ब्लेंड कुछ इंजन्स में परफॉर्मेंस डिटोरिएट करता है, लेकिन दूसरे स्टडीज में पता चला कि 50:50 और 70:30 ब्लेंड यानी कि लगभग E85 फ्यूल एक्चुअली बेटर थर्मल एफिशिएंसी और टॉर्क दिया। मतलब इथेनॉल का इफेक्ट यूनिफॉर्मली बुरा नहीं है, ये इंजन कैलिब्रेशन और डिजाइन पर हेविली डिपेंड करता है। जो व्हीकल स्पेसिफिकली E20 ट्यून है उसका एक्सपीरियंस अलग होगा उस व्हीकल से जो E10 के लिए डिजाइंड है, लेकिन जबरदस्ती E10 वाले को E20 पिलाना थोड़ा सा घातक हो सकता है। अब ये समझते हैं कि अगर E20 मैंडेट है यानी हम लोगों को भरना ही पड़ेगा, तो ये E22, E27, E30, E100 की बातें कहां से आ रही हैं। E20 पेट्रोल हमें ऑलरेडी मिल रहा है, इसके बारे में अब ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। E22, E30 की बात करें तो सरकार ने इस हायर इथेनॉल ब्लेंड के लिए IAS 19850/2026 के तहत स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। सीधी सरल भाषा में बताऊं तो इथेनॉल कंटेंट, ऑक्टेन रेटिंग, सल्फर, वेपर प्रेशर जैसे पैरामीटर्स सेट कर दिए हैं ताकि ऑयल मैन्युफैक्चरर्स इन्हें टेस्ट कर सकें। ये बने इसलिए हैं ताकि ये लीगली एग्जिस्ट कर सकें। फ्यूचर में सरकार इन्हें बेचने की प्लानिंग कर सकती है। फिलहाल एक्साइज ड्यूटी हटाने की बातें चल रही हैं, पर लेकिन मैंडेट नहीं हुआ है। 13 जून को गडकरी जी ने कहा कि उन्होंने 100% इथेनॉल वाले फ्यूल को भी लीगल बना दिया है। लीगल बनाने का मतलब मैंडेट नहीं होता, लेकिन अब कार मेकर्स 100% इथेनॉल वाली कार्स बनाना शुरू कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये ऑलरेडी सेपरेट डिस्पेंसर पर मिलता है, तो नॉर्मल गाड़ियों में इसके डालने की टेंशन ही नहीं है। असली टेंशन है E22 से E30 के बीच में, क्योंकि अगर ये मैंडेट होते हैं तो हमें नॉर्मल गाड़ियों में भी इन्हीं को डालना पड़ेगा। जब E20, E30 लागू होंगे तो क्या हमें E20 डलवाते रहने का ऑप्शन मिलेगा? क्या सेपरेट डिस्पेंसर लगाए जाएंगे जैसे यूरोप और ब्राजील में होता है, या बस ये वाला तेल भी बिना बताए हमारी गाड़ियों में घुसेड़ दिया जाएगा? अगर मैंडेट सेट नहीं भी किया जाता, क्या कंपनीज हमें ये बताने की तकलीफ उठाएंगी कि उनके किस पर्टिकुलर पंप में E22 मिल रहा है, किस पे E27, किस पे E30, E35, 40 वगैरह वगैरह। अगर मार्केट में बिकने वाली E20 गाड़ियां थोड़े हायर ब्लेंड्स पे भी बिना दिक्कत के चल सकती हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स को अपने यूजर मैनुअल में जरूर मेंशन करना चाहिए ताकि वारंटी क्लेम रिजेक्ट ना हो। इनके ECU तो E20 पर चलने के लिए सेट हैं, तो जो माइलेज और परफॉर्मेंस ड्रॉप होगी उसका क्या? हमारे कंज्यूमर राइट्स का क्या? मेरी गाड़ी तो E10 पे चलती है, वो E20 की वजह से ऑलरेडी एक्स्ट्रा 10% ब्लेंड झेल रही है, और जब E30 आ जाता है, अगर उसके बारे में हमें बताया नहीं जाता तो हमारी E10 वाली कार्स और बाइक्स को 20% एक्स्ट्रा ब्लेंड झेलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वेयर एंड टेयर इतनी सीवियर है कि आपको अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, लेकिन परेशानी तो होती है ना, और ट्रांसपेरेंसी भी अभी एक इशू है। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं जो मोस्टली वीडियो स्किप कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंसी की कमी से है, सिर्फ माइलेज या वेयर एंड टेयर से नहीं। गवर्नमेंट ने अपने रॉ E20 टेस्ट डेटा पब्लिकली रिलीज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये है कि पब्लिक को इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कंफर्म करती है कि जैसे इथेनॉल प्रोडक्शन शुगरकेन, मेज और राइस से रैंप अप हुआ है, वैसे ही फूड और कैटल फेड ग्रेन अवेलेबिलिटी पे भी प्रेशर आया है। तो फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट पूरी तरह से बेसलेस नहीं है, इवन दो गवर्नमेंट का स्टांस है कि ये सरप्लस ग्रेन का यूज करके बनाई जा रही हैं, ना कि कंपटीशन नहीं। और E20 के बाद का रोड मैप अभी तक ऑफिशियली डिसाइड नहीं हुआ है, और खबरों और लोगों को गुस्से को देखकर लगता है कि E20 से आगे जाने के लिए सरकार थोड़ी सी रुक जाएगी। करंट कमिटमेंट सिर्फ 31 अक्टूबर 2026 तक की है, उसके बाद का डिसीजन इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी रिपोर्ट, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और फाइनल गवर्नमेंट डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो जब ओनर्स कह रहे हैं कि पहले E10 फिर E20 अभी 30 और पता नहीं क्या, उनकी एंजाइटी कंप्लीटली गलत नहीं है। और अब डीजल वाली गाड़ियों को मत भूलो। और अब गडकरी जी ने यह भी कहा है कि वो डीजल गाड़ियों में 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। आइसोब्यूटेनॉल पर टेस्ट होती हुई गाड़ियां ऑलरेडी दिख चुकी हैं, टाटा अल्ट्रॉज स्पॉट हुई है, और मॉर्थ के सेक्रेटरी वी उमाशंकर ने कहा है कि 2026 से पहली डीजल आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेट भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहां डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड होगा। बाकी देश फेम बेस्ड बायोडीजल ब्लेंड करते हैं जो कोरोसिव नहीं होता, उल्टा लुब्रिकेशन में हेल्प करता है।
अल्कोहल डेरिवेटिव्स कोरोसिव होते हैं और उनकी सेटेन वैल्यू भी कम होती है डीजल के मुकाबले। इसलिए डीजल वाली गाड़ियां अभी भी ज़्यादातर लोगों के लिए सेंस नहीं बनाती, स्पेशली अगर आप 30% गाड़ी हाईवे पर नहीं चलाते। तो आगे क्या करें? अपनी ओनर मैनुअल चेक करो। BS6 Phase 2 मतलब अप्रैल 2023 के बाद मैन्युफैक्चर मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स E20 कंप्लायंट हैं बाय डिजाइन। पुराने व्हीकल्स के लिए है असली रिस्क। अगर पुरानी गाड़ी है, लॉन्ग पीरियड तक फ्यूल स्टोर मत करो। इथेनॉल मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है जो टैंक कोरोजन का रिस्क बनता है। महिंद्रा और ऑडी जैसे मैन्युफैक्चरर्स अपने सर्टेन मॉडल्स को ऑलरेडी E20 कंपैटिबल कंफर्म कर चुके हैं, इवन जब वो E10 रेटेड थे। अपने ब्रांड के सर्विस सेंटर से डायरेक्टली कंफर्म करो कि तुम्हारी गाड़ी में कौन सा ब्लेंड डलता है। अपना एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट करो बिफोर या आफ्टर माइलेज, कोई पार्ट फेलियर, डेट्स। तो यही डेटा काम आएगा, क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंसी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आगे मुकदमे चलाने में ये आगे काम आ सकता है। अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो मेरे कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहला, पोस्टपोन करो। अगर जल्दी नहीं है, जब तक हमें E20 to E30 ब्लेंड्स के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाती, 1-1.5 साल वेट करना समझदारी होगी। छोटी कार चाहिए तो CNG देखो, इथेनॉल अनसर्टेनिटी से बच जाओगे। पेट्रोल ही लेनी है तो नेचुरली एस्पिरेटेड या टर्बो MPFI की तरफ जाओ। GDI टर्बो से थोड़ा दूर बचो, क्योंकि GDI इंजेक्टर्स ज़्यादा स्ट्रेस पे काम नहीं करते। चौथा है, इलेक्ट्रिक कार ले लो, लेकिन सिर्फ तभी लो जब घर या सोसाइटी में अपना चार्जर हो। लास्ट ऑप्शन है फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी, सबसे फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन, क्योंकि सेंसर इथेनॉल ब्लेंडिंग डिटेक्ट करके खुद एडजस्ट हो जाता है। आखिरी बात कुछ इस तरीके से होगी कि E20 ना तो उतना डेंजरस है जितना पैनिक सजेस्ट करता है, ना ही उतना हार्मलेस जितना ऑफिशियल मैसेजिंग क्लेम करती है। इथेनॉल एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्पीड और ट्रांसपेरेंसी में क्लियरली गैप्स हैं। और जो E20 to E30 या E100 की बातें चल रही हैं, उनमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्लैरिटी की कमी। तो अगर आपको जल्दी नहीं है तो थोड़ा वेट करो, अपनी रिसर्च करो, और जब तक क्लैरिटी नहीं आती, इन्फॉर्म डिसीजन लो, पैनिक में नहीं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारी गाड़ी में कोई फर्क आया है E20 ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से। और ऐसे कंटेंट के लिए ऑटो 9 को जरूर सब्सक्राइब करो।